नमस्कार। यंग जनरेशन, 21वीं सदी, जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल और तख्ता पलट, पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी में। तो जनमंच पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी देश हैं, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाया है, वहाँ पे तख्ता पलट की घटनाएं हो रही हैं। आम लोग सड़क पे आ रहे हैं और सरकारों को बदला जा रहा है। हिंसा, आगजनी, हत्या, तोड़फोड़, ये सब इसका बाई प्रोडक्ट है। तो पहले हमने देखा इसकी शुरुआत हुई श्रीलंका से। श्रीलंका के 1.5 साल के बाद हमने देखा कि हम पहुँचे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद अब ये हुआ है नेपाल में। अच्छा, ये तीनों जो तख्ता पलट किया गया है आम लोगों के द्वारा, ये तीनों लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी। श्रीलंका में राजपक्षे जी की सरकार थी जो कि वहाँ की राष्ट्रवादी थे। वहाँ पे बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार थी, वो भी बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जनता के द्वारा चुने गए थे। और नेपाल में ये जो गठबंधन की सरकार थी जहाँ पे कम्युनिस्ट और कांग्रेस और सब पार्टी मिल करके जो सरकार चला रहे थे। तो ये जो तीनों सरकारें जिसको कि गिराया गया है, ये लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकारें थी। मतलब जिन लोगों ने इनको कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले बहुमत दिया, उन्हीं लोगों ने इनके खिलाफ ऐसा विद्रोह किया जिसको सत्ता संघर्ष का सबसे खौफनाक रूप कहा जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे नेपाल में जो चल रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसी में भी जब लोग या एक संगठन चुनाव जीतती है तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मानना बंद कर देते हैं और राजा समझना शुरू करते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। श्रीलंका में राजपक्षे जी का जो पूरा पॉलिटिक्स था वो उनके फैमिली के अराउंड था, उनके परिवार के अराउंड था, और एक फेक नेशनलिज्म को, एक राष्ट्रवाद को उन्होंने आधार बनाया था। सिंगली वर्सेस तमिल का उन्होंने क्लैश को पे इमोशनल भावनात्मक रूप से दोहन किया था। जो भी भावनात्मक दोहन होगा उसका एक लिमिटेड लाइफ रहेगा। अल्टीमेटली जो हार्ड, जो कठोर इश्यूज़ हैं लोगों के ज़िंदगी से संबंधित, वो ओवरटेक करेगा, और जो लोग हैं वो अपने ज़िंदगी के मुद्दों पर बात करेंगे। बांग्लादेश में का कारण थोड़ा सा अलग हो सकता है। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ का जो अपराइजिंग था वो कुछ किसी और कारण से था, लेकिन वहाँ भी यूथ ही सामने थे। युवा जो मिलेनियल और जो जेन जी है, यही दो जनरेशन मिल के बांग्लादेश का भी तख्ता पलट किया। और अब हम देख रहे हैं नेपाल में खूनी क्रांति। खूनी क्रांति कहना इसलिए क्योंकि ये देखिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि सड़क पर आप देखें कि प्रधानमंत्री के आवास को, संसद को जलाया जा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट को जलाया जा रहा हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो जाए। ये सब देखने में और लोकतांत्रिक रूप से थोड़ा भयावह लगता है, डरावना है। लेकिन सच्चाई इसके पीछे एक और है कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता हैं वो कुछ दिन सत्ता में रहने के बाद अपने लोकतांत्रिक वैल्यू को भूल जाते हैं और वो राजा की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और राजा की तरह व्यवहार करने में जो सबसे पहला कदम है कि जो डिसेंट है, जो जनता, जो विपक्ष की आवाज़ है, जो कुछ लोग नाराज हैं व्यवस्था से, उसको सप्रेस करते हैं, उसके आवाज़ को दबाते हैं। नेपाल में यही हुआ। नेपाल में लोगों में गुस्सा बहुत दिनों से था, क्योंकि जितने कहते हैं नेपो किड वहाँ पे चल रहा था कि जितने भी पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका करियर है, कुछ इंडस्ट्रियल फैमिली है जिसके पास सारा देश का बिजनेस है, सब कुछ है। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो यूथ का, उसके पास ना ही ढंग का एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद जॉब नहीं है, उसको इंडिया आना पड़ता है, उसको अलग अलग देश जाने पड़ते हैं नौकरी के लिए। तो लोगों के जो मुद्दे थे वो जेन्युइन थे, और वो अपनी बातों को आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे रख रहे थे। अब अधिकांश सरकार को ये लगता है कि सोशल मीडिया, जो कि डेमोक्रेटिक फोरम है अपनी बात रखने का, वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा बात करेंगे तो सरकार, हो सकता है सरकार के खिलाफ लोगों का व्यू बने, हो सकता है कि वो अगला चुनाव हार जाए। तो अपने इस डर से
वो सोशल मीडिया और मीडिया को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे भारत में कहा जाता है गोदी मीडिया, ना गोदी का संबंध हमारे प्रधानमंत्री जी से नहीं है, मोदी जी से। हम गोदी का मतलब होता है गोद, लैप। तो जो मीडिया है उसका काम है वॉचडॉग का, कि वो व्यवस्था पर नज़र रखे और सही चीज़ लोगों को बताए। लेकिन वो मीडिया अगर व्यवस्था के गोद में बैठ जाए तो उसको लैपडॉग बन जाएगा, वो वॉचडॉग से लैपडॉग, और इसीलिए उसको कहते हैं गोदी मीडिया। तो हिंदुस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंप्रोमाइज़ है, वो जनता से सवाल नहीं करता, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात करता हुआ नजर आता है, इसीलिए लोग विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग गोदी मीडिया बोलते रहते हैं। या जो सोशल मीडिया जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सरकार का प्रयास रहता है कि उसको कर्व किया जाए। उसमें जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, स्क्राइब्स हैं, उनकी हत्या तक हो जाती है। यानी कि अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कोशिश करती है कि जो डिसेंट के जो वॉइस है, जो नाराज़गी की जो आवाज़ है, जो विपक्ष, जो विरोध का जो आवाज़ है, उसको सप्रेस किया जाए, दबाया जाए। इसी क्रम में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ओली जी ने एक नया कानून बनाया कि सभी सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उनको हम अपने देश में चलने नहीं देंगे। और अचानक ही उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया बंद यानी कि एक जॉब नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो आम जनता है वो अपनी बात रखे, इसका भी प्लेटफॉर्म जो है उसे छीन लिया गया। तो जो विद्रोह, जो विरोध की भावना और जो नाराज़गी थी व्यवस्था के खिलाफ, वो तो लगभग बहुत दिनों से थी, मार्च से ही चल रही थी। लेकिन उसमें जो कहते हैं जो फाइनल कैटलिस्ट की जो भूमिका निभाई, वो निभाई सोशल मीडिया पे बैन ने, कि इन्होंने इस जेनजी को बिल्कुल ही भड़का दिया कि मतलब सरकार अब ऐसा है कि ये भी नहीं चाहती कि हम अपनी बात को लोगों के बीच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखें। तो यही दिक्कत है। अगर हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के पर्टिकुलर ज्योग्राफी को, तो हम पाएंगे कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इस हिस्से में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने लोकतंत्र को धीरे धीरे, बिट्स बाय बिट्स, पीस बाय पीस मजबूत किया है। और इसीलिए आज अगर हमारे देश में विरोध भी होता है, जो विपक्षी पार्टियां भी होती हैं, जो लोग भी आते हैं विरोध में, वो इस प्रकार का हमको विद्रोह देखने को नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। हम गांधी के देश हैं। हिंसक सत्ता परिवर्तन, जहाँ पे हत्या, लूटपाट, आगजनी का सहारा लिया जाए, उसको सभ्य समाज में सही नहीं माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लोगों के पास कोई ऑप्शन न बचे, अधिकांश जनता जो मेजॉरिटी है, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तो सरकार का मतलब हुआ पब्लिक ही राजा है। तो पब्लिक जो राजा है उसकी सुनी ना जाए तो उसके पास रास्ता क्या बचता है? पर्टिकुलरली उन देशों में जहां लोकतंत्र की जड़ें भी बहुत मजबूत नहीं हुई है। न पाकिस्तान में मजबूत है, न श्रीलंका में मजबूत है, न बांग्लादेश में मजबूत है, न यहाँ पे आर्मी, कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। तो इसका नतीजा है कि हम देखते हैं कि लोगों को भी फ़ायदा नहीं पहुंचता है। जो सरकारें आती हैं वो अपने आपस के लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, इंगेज रहती हैं, और अपना बेनिफिट, कुछ भी इंडस्ट्रियल यूनिट मिला के जैसे तैसे करके इलेक्शन जीतना है। और जो मेन आम आदमी के सरोकार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो राजनीतिक दल से सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो यही कारण है कि हम विद्रोह देख रहे हैं। इसका समर्थन करना या विरोध करना अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में बात सिर्फ लोगों की होनी चाहिए, आवाज़ लोगों की मजबूत होनी चाहिए। और जो मीडिया है, वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे कि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। अगर इसको बंद करेंगे, कर्व करेंगे, तो अल्टीमेटली तो वही होगा जो नेपाल में हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में अब शांति आएगी, बांग्लादेश में भी शांति आएगी। वहाँ तो चुनाव हुआ नहीं है, यहाँ एक अंतरिम सरकार बनने के बाद चुनाव जल्दी से हो और जो लोग हैं वो कम से कम सही लोगों को चुने। आप क्या सोचते हैं जनमंच के इस एपिसोड के बारे में? जो सत्ता परिवर्तन और विद्रोह की जो बात है, जो नया एक हमने देखा है पिछले 5-7 सालों में जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में है, उस पर आपकी क्या राय है, क्यों हो रहा है? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। जनमंच के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपना समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।